नमस्कार, एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इसे नज़रअंदाज ना करें और तुरंत कोरोना वायरस की जांच कराएं, क्योंकि ये देखने में आया है कि देश में कोविड-19 से मरने वालों का जो आंकड़ा बढ़ रहा है उसकी एक वजह यह भी है कि कई लोग सही वक्त पर टेस्ट नहीं करवाते और इलाज नहीं करवाते और इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। एएनबी न्यूज़ आपसे बार बार ये अपील कर रहा है कि अगर कोरोना के लक्षण किसी में भी दिखाई दे रहे हैं तो जल्द से जल्द जांच करवाएं और वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी का निधन हो गया है और बुधवार की शाम एक टीवी डिबेट में हिस्सा लेने के बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। आपको बता दें कि उन्हें तबीयत बिगड़ने पर गाजियाबाद की एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और कुछ ही देर के बाद उनका निधन हो गया। कांग्रेस के सचिव संचार डॉक्टर विनीत पुनिया ने उनके निधन की जानकारी दी है और सूचना पाकर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी शोक प्रकट किया है। वहीं कांग्रेस ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता के निधन पर शोक जताते हुए संवेदना प्रकट की है और बता दें कि राजीव त्यागी को टीवी जगत में खुलकर अपनी बात रखने के लिए जाना जाता था। बीजेपी के संबित पात्रा के साथ उनकी कई बहसें बेहद तीखी नोक-झोंक में बदल जाती थी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बीजेपी विधायक ने थाने में बुधवार को पुलिसकर्मियों की तरफ से कथित तौर पर उनकी पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है और विधायक राजकुमार सहयोगी की थाने में पिटाई की गई और उसकी खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता घटना के विरोध में वहां पर जमा हो गए और इगलास विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक सहयोगी सत्ताधारी दल से संबंध एक व्यक्ति के खिलाफ दायर मामले के सिलसिले में गोंडा थाने गए थे और इस पूरे मामले में सख्त एक्शन लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थानाध्यक्ष को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं और इसके अलावा एएसपी का स्थानांतरण भी किया जा रहा है। अलीगढ़ के आईजी से इस संबंध में शुक्रवार तक रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बुधवार को राज्य स्तर पर 92 करोड़ की लागत वाली पंजाब स्मार्ट कनेक्ट स्कीम का आगाज किया और मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से 12वीं कक्षा के 6 विद्यार्थियों को स्मार्टफोन सौंपे और इसके साथ ही राज्य भर में 26 विभिन्न स्थानों पर मंत्रियों, विधायकों और अन्य अधिकारियों ने स्कीम की शुरुआत करते हुए विद्यार्थियों को स्मार्टफोन बांटे हैं और इस स्कीम के आरंभ के दौर पर विभिन्न जिलों में प्रत्येक मंत्री ने विद्यार्थियों को 20-20 फोन बांटे, जिससे राज्य में कांग्रेस सरकार ने अपने एक और बड़े चुनावी वादे को पूरा कर दिया है और सीएम ने यह कहा है कि महामारी के मौजूदा समय में इन फोनों की अहमियत और भी बढ़ गई है, क्योंकि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के कारण फ़ोन ज़रूरत बनकर के उभरा है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पंजाब के लोगों का पैसा है जिसे उनकी सरकार नौजवानों को मौजूदा परिस्थितियों में उनकी उन्नति के लिए खर्च कर रही है। और उन्होंने कहा है कि स्मार्टफोन मार्च में बांटने की योजना थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये देरी हुई और मुख्यमंत्री ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत बांटे गए स्मार्टफोन कामकाज के लिहाज से बहुत अच्छे हैं और देखने में भी सुंदर है। पंजाब के पटियाला में कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने विद्यार्थियों को आज स्मार्टफोन दिए हैं और पंजाब सरकार ने पूरे पंजाब में विद्यार्थियों को स्मार्टफोन आज दिए हैं, जिसके तहत पटियाला में भी एक 13,926 फ़ोन विद्यार्थियों को बांटे गए और जिसके तहत कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने विद्यार्थियों को यहां पर स्मार्टफोन बांटे और साधु सिंह धर्मसोत ने यहां पर कहा कि कैप्टन सरकार ने जो वादा किया था वो पूरा किया। मैं कैप्टन सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू मोबाइल फोन दिता। साडी ऑनलाइन पढ़ाई करने विच बहुत दिक्कत आ रही सी, अज सानू आह मोबाइल मिला, इसकी मदद नाल असी अपनी लाइफ बना सकते हैं ते अपनी पढ़ाई चंगे तरीके नाल कर सकते हैं। हर कैटागरी दे +2 दे जेहड़े सरकारी स्कूल च बच्चे पढ़ते हैं, +2 वालियां नू सारियां नू बिना जाति तो
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਣੇ ਸੀ? ਲਿਸਟ ਜਿੰਨੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 15 ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਤੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਡਾਟਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰ 3G ਹੈ ਜਾਂ 4G ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, 4G ਕੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਛਿੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। बेंगलोर में एक फेसबुक पोस्ट की वजह से भड़की हिंसा देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है और हिंसा में उपद्रवियों ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। कई कारों को आग के हवाले कर दिया गया और इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इस मामले में बेंगलुरु के कमिश्नर कमलकांत का बयान सामने आया है। कमिश्नर ने कहा है कि पुलिस कार्रवाई के बाद परिस्थिति नियंत्रण में आई है और इस मामले में 110 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और साथ ही जिस व्यक्ति की फेसबुक पोस्ट की वजह से ये घटना हुई उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रात की घटना पुलिस एक्शन के बाद में वहीं पर रुक गई। उसके बाद में पूरी परिस्थिति उस एरिया में, उस क्षेत्र में पुलिस के कार्रवाई के बाद में पूरे कंट्रोल में है। किसी तरह की कोई अहित घटना नहीं हुई है। 110 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन सबको केस के तहत कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। और जिस आदमी के फेसबुक में पोस्ट करने की वजह से समस्या शुरू हुई थी, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसकी भी जो प्रक्रिया है, न्याय प्रक्रिया, वो भी चल रही है। और उसके बाद में जो अभी बाकी के प्रोसीजर हैं, वो प्रोसीजर जो हैं उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ मौत और कुछ इंजरीज हुए हैं सर? 3 लोगों की वो हुई है, डेथ हुई है। उसका प्रोसीजर जो है वो आगे। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर हुई हिंसा के बाद अब विधायक का बयान सामने आया है। विधायक श्रीनिवास मूर्ति ने कहा है कि पेट्रोल बम, पेट्रोल टायर के जरिए घर के बाहर आग लगाई गई और इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन और मुख्यमंत्री से स्पष्ट जांच की मांग की गई है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें सरकार और प्रशासन पर पूरा भरोसा है। इस घटना में जो भी शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कल रात हमारा घर में कौन की बाहर वाला आदमी आपको कौन कर तो मालूम नहीं। वो आदमी है जरा आदमी जा रहा है 3000 का ऊपर आदमी आपको जरा पेट्रोल बम, पेट्रोल टायर्स और लांग वो सभी लेकर को घर में आग रखो है। उसको कौन कर को है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में उसका ऊपर एक्शन लेने दे। कौन गिरन दे उसका ऊपर एक्शन लेना और कौन भी नहीं करना। ऐसा एक एमएलए को करे तो फिर एमएलए को करे तो दूसरा को क्या कर सकता है? कर को मैं हमें रिक्वेस्ट कर रहा है उस तरफ से हमें सीएम को भी, हमारा सीएलपी लीडर सिद्धरामैया साहब की भी और डीके शिवकुमार साहब की और होम मिनिस्टर को भी और अशोक साहब को भी रिक्वेस्ट कर को है वो सभी बंदोबस्त कर को बोल को है। उस तरफ से हमें कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर का पास भी बात कर को है। वो कमिश्नर भी बोल को है हम क्या हुआ ना हम रक्षा करेंगे कर बोल को है। उस तरफ से हमें गवर्नमेंट के ऊपर और हमारा सीएलपी लीडर के ऊपर और हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर हमारा भरोसा है। वो लोग सभी मिलकर हमारा शांति से रहना हमारा स्टेट में और हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में और हमारा देश में शांति से रहना। कुछ ऐसा घटना नहीं होना। ये घटना को कौन भी रंधे उसके ऊपर एक्शन लेना कर बोल सकते। दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि सरकार ने फैसला किया है कि 15 अगस्त का कार्यक्रम छत्रसाल स्टेडियम में नहीं किया जाएगा। इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे और कार्यक्रम दिल्ली सचिवालय में ही आयोजित होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वहां पर 100 लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। को ध्यान में रखते हुए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है वो छत्रसाल स्टेडियम में नहीं किया जाएगा। जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसको इस बार नहीं कर रहे हैं और जो पूरा कार्यक्रम है वो दिल्ली सचिवालय में ही आयोजित किया जाएगा और अधिकतम जो है वो 100 लोगों के वहाँ अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए जिससे कि हम 15 अगस्त को आयोजित भी कर पाएँ कार्यक्रम को भी और जो कोरोना का जो संकट है उससे भी बच पाए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने श्री कृष्ण के जन्मदिन पर भी सभी को
शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, कृपा करके मंदिरों में भीड़ ना करें और हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ तो दिक्कत आएगी। कृष्ण जन्माष्टमी है कि कृपा करके मंदिरों में भीड़ की स्थिति न बने, हमें सावधानी से कोरोना से लड़ना है। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, लेकिन अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे और कम्युनिटी में वायरल हुआ तो दिक्कत आएगी। माननीय गणेश उत्सव प्रारंभ होने वाला है और इसलिए इसमें बड़ी मूर्तियां नहीं रखना है। घर के बाहर पंडाल लगा के, माइक लगा के ये कार्यक्रम नहीं करना है, ऐसा केंद्र की गाइडलाइन है। मुंबई के घाटकोपर में जन्माष्टमी के मौके पर दही हांडी का आयोजन किया गया। बीजेपी नेता राम कदम ने बताया कि इस साल हमने दही हांडी का संदेश रखा है कि भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है और समूचा देश चाइनीज उत्पादों का बायकॉट करेगा और आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनेगा। भारत की सबसे बड़ी मटकी गए कई वर्षों से घाटकोपर में हो रही है और दिन भर में कम से कम 5 से 6 लाख लोग यह मटकी देखने के लिए इस घाटकोपर में आते हैं और देश के नहीं पूरे दुनिया भर से करोड़ों लोग इस मटकी को लाइव देखते हैं। और जैसे आपको पता है कि इस मटकी में शाहरुख खान जी से लेकर के पुराने एक्टर्स की बात करें, राजेश खन्ना, जितेंद्र, सभी लोग, करिश्मा कपूर से लेकर के मलाइका अरोड़ा तक, वरुण धवन है, रणवीर सिंह है, सभी सेलिब्रिटीज पूरे दिन भर में यहाँ आते हैं। दिन भर में एक खुशी का माहौल होता है। पर इस वर्ष कोरोना के संकट काल के कारण हमने इसे बहुत ही सिंपल तरीके से करने का हमने निर्णय लिया और हम देश के सभी आयोजनों को हम संदेश देना चाहते हैं कि यह भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, इसे हम जरूर मनाएं, पर सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और पूरी सावधानी बरतते हुए इस उत्सव को मनाएं। हम हर साल करते समय एक संदेश को लेकर, एक सोशल संदेश लेकर के मटकी का हम आयोजन करते हैं, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी मटकी। पर्यावरण प्रभाव आकलन बिल के खिलाफ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। 2020 का ड्राफ्ट जो है भारतीय जनता पार्टी की सूट बूट की सरकार लेके आई है, इसको लेके जो आपत्तियां थी, कल उसका आखिरी दिन था। इस बात को लेके पूरे देश के अंदर, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे पर्यावरणविद हों, चाहे पर्यावरण एक्टिविस्ट हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, गरीब और आदिवासियों के प्रतिनिधि हों, उन लोगों में भारी विरोध है इस सूट बूट की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और वहीं इस ऑपरेशन में सेना के एक जवान भी शहीद हो गए और फिलहाल मारे गए आतंकी की अभी तक कोई पहचान नहीं हो पाई है और जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान जवान घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए सेना के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। छत्तीसगढ़ के अरपा में इलाका निवासियों को पानी देने की कोशिश को अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा लिया गया है और शासन ने अरपा में बैराज के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है, जिसमें पचरी घाट पर बैराज निर्माण के लिए 48.97 करोड़ रुपए को स्वीकृति प्रदान की गई है और शिव घाट पर बैराज के निर्माण कार्य के लिए 49.19 की राशि मंजूर की गई है और शिव घाट पर 3.5 मीटर क्षमता वाला बैराज बनेगा। अगर लीटर के हिसाब से देखा जाए तो लीटर में इसकी क्षमता 120 करोड़ लीटर होती है। हमारे साथ है बिलासपुर के विधायक शैलेश पांडे जी। बिलासपुर को बड़ी सौगात देने में इनका बड़ा योगदान रहा है। बात करते हैं जो नई सौगात जब बिलासपुर को मिली है बैराज के रूप में, उसके बारे में जानकारी और लेते हैं। और ये बिलासपुर को बैराज मिले हैं तो आपकी तरफ से क्या है ये बैराज और किस तरीके से? बिलासपुर की जनता की बहुत वर्षों से मांग थी और पिछली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की 15 साल रही है, उन्होंने केवल
बिलासपुर की जनता से वादे ही वादे किए हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। अरपा प्राधिकरण बनाया था, अरपा साडा बनाया, उसमें 10 साल हो गए, करोड़ों रुपए सर्वे पे और इन अलग चीज़ों में खर्च कर दिए गए, लेकिन एक ईंटा भी नहीं रखा गया। तो बिलासपुर की जनता चाहती है कि अरपा नदी को 12 महीने भरी रहे, बिलासपुर का जल स्तर अच्छा रहे। अरपा नदी बिलासपुर की एक आस्था का प्रतीक है, तो उसकी मांग को लेकर मैं पिछले 1.5 साल से लगा हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार, हमारे जल संसाधन मंत्री, विधानसभा में इस मुद्दे को मैंने कई बार उठाया और उसमें सर्वे करवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया और मंत्री जी के अनुमोदन के बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको जारी किया। अरपा में भारतीय रेलवे ने अपनी सभी नियमित यात्री ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द कर दिया है और यात्री ट्रेनों की इस बेमियादी बंदी की घोषणा के बावजूद पहले से चलाई जा रही सभी 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन पहले की तरह ही जारी रहेगा। जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे ने एक बयान जारी कर इसकी घोषणा की है कि सभी नियमित पैसेंजर मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के साथ सभी उपनगरीय ट्रेनों का संचालन अगली सूचना तक रद्द रहेगा। तो लगातार जिस तरीके से ट्रेनों का संचालन रद्द है और अभी भी ट्रेनें नहीं चलाई जा रही हैं, लेकिन ये संभावना थी कि अब जल्द ही ट्रेनों का संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अब एक बार फिर से भारतीय रेलवे ने इस बात की घोषणा की है कि अगले आदेशों तक, अगली सूचना तक जो यात्री रेल चलाई जानी थी वो बंद रहेंगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक गांव में एक टाइगर का शव मिला है। मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों ने मृत टाइगर को कब्जे में लिया और वहां मौजूद गांव वालों को टाइगरों की रक्षा करने की अपील की। दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर संजय पाठक ने बताया कि टाइगर के गले में रस्सी बंधी थी और इससे साफ होता है कि किसी स्थानीय व्यक्ति ने ही उसे नुकसान पहुंचाया है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए पाठक ने स्थानीय लोगों से टाइगर की अहमियत बताते हुए उनकी रक्षा करने की अपील की। ये प्रथम दृष्टया तो देख के ऐसा लग रहा है कि एक रस्सी है उसके गले में, तो रस्सी लगी होने से बहुत संभावना है कि उस फंदे में फंसा हो और फंसने के बाद जो स्ट्रगल दिखती है वो भी दिखाई दे रही है। तो ये उसी प्रकार से दिख रहा है कि उसके कारण से चोटिल हुआ है और ये भी देख के लग रहा है कि कमज़ोर है। तो मे भी और भी कोई हो सकती है समस्या हो अंदर, वो तो पोस्टमार्टम करने के बाद और फिर जब दूसरा रिपोर्ट है ये सब आने के बाद पता चल पाया कि कोई बीमारी तो नहीं है उसकी, क्योंकि बॉडी को यदि प्रथम दृष्टया देख रहा हूँ तो देख के ऐसा लग रहा है कि कई दिनों से शिकार किया हुआ नहीं, कमज़ोर है काफ़ी। अब उसी दरमियान हो सकता है कि कहीं पर बाहर किसी ने अपने खेत वगैरह में ये फंदा टाइप का लगा रखा हो। जनरली जो इस एरिया के लोग हैं वो शायद हर्बीवोर मारने के लिए लगाते हैं और ये टाइगर कमज़ोर होने के कारण शायद वो उससे निकलने में कामयाब नहीं हो सका। आमतौर पे रस्सी से फंसने की घटना टाइगर की बहुत कम देखी गई है। सर क्या उम्र होगी इस टाइगर की? देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-6 साल के आसपास होनी चाहिए। पंजाब के मोहाली में पंजाबी सिंगर आर्नेट पर उसके घर के बाहर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया और इस मामले में मर्डर थाना पुलिस ने सिंगर आर्नेट की शिकायत पर 15 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आरोपियों की पहचान शरण, अरमान, माही, जोवन, सहसवाल और मंगल इसमें शामिल हैं, जबकि 10 अज्ञात हमलावर शामिल हैं। और एसएचओ राजीव कुमार ने बताया है कि पुलिस ने सिंगर आर्नेट की शिकायत पर आईपीसी की धाराओं की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है और अभी तक इस मामले में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एसएचओ ने यह भी बताया कि आरोपी फरार हैं, उनको पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत के सपनों को पूरा करने के लिए फरीदाबाद में युवा वर्ग आगे आया और युवा आगाज छात्र संघ के संयोजक जसवंत पवार ने प्रेस वार्ता के लिए जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 14 अगस्त को सैकड़ों युवा सुशांत सिंह राजपूत के पौधे लगाने वाले सपने को पूरा करेंगे और फरीदाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में 1000 पौधे लगाए जाएंगे ताकि जो सपना सुशांत पूरा नहीं कर पाए उसमें इलाके की युवा ब्रिगेड अपना योगदान देगी।
उद्देश्य है? देखिए सर, हमारा सीधा सीधा उद्देश्य है कि जो सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनके कुछ अधूरे ख्वाब थे। तो उस ख्वाब में उनका एक ख्वाब था कि वो 1000 पौधे लगाना चाहते थे अपने जीवन में। तो जो उनका अधूरा ख्वाब था वो 14 तारीख को उनके पूरे 2 महीने हो जाएंगे। तो हम उनका अधूरा ख्वाब जो था वो सांसें मुहिम के द्वारा पूरा किया जाएगा। 14 तारीख को उनके नाम से 1000 पौधे लगाए जाएंगे। आपने बताया कि हवन भी किया जाएगा, कोई श्रद्धांजलि सभा भी? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले जो फरीदाबाद का दशहरा ग्राउंड है, उनकी आत्मा की शांति के लिए एक हवन किया जाएगा, फिर एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद जो पौधारोपण होगा, पहले हम त्रिवेणी लगाएंगे, फिर पंचवटी लगा के पौधे लगाए जाएंगे। और इसमें खासकर मैं बता दूं, पीपल, नीम, बड़, पिलकन, कदम और जामुन के पौधे लगाए जाएंगे। तो लोकेशन आइडेंटिफाई करिए, कहाँ कितने बजे लगाएंगे? सर देखिए, पहले तो हम जो शुरुआत करेंगे वो होगी अपना दशहरा ग्राउंड मैदान से। उसके बाद हम परसोन मंदिर है, उसके बाद अपना मोहताबाद है, सेक्टर 3 है, उसके बाद शाहपुर कलागांव है, हीरापुर है, निरियाला है, पनेड़ा खुर्द है। ऐसी हमारी 10 साइट से हैं जहाँ हजार मतलब 100 पौधे लगा के 1000 पौधे। इस कार्यक्रम परिवार के लोगों को बुलाया इसमें इन्विटेशन? सर देखिए, मीडिया का जो मामला है वो बहुत नेशनल मीडिया पे बहुत छाया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ओर से हम उनका परिवार है, मैं मानता हूँ। हिमाचल प्रदेश में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। हमीरपुर जिला प्रशासन ने जिसको लेकर के पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है। हमीरपुर जिले के सुजानपुर और नादौन कस्बे से ब्यास नदी होकर के गुजरती है और ब्यास नदी के किनारे प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए चेतावनी बोर्ड भी लगाए हैं, जिसे लोगों ने नाकाफी बताया और लोगों ने प्रशासन से नदी के मुहानों पर पुलिस गश्त लगाने की गुहार लगाई गई है। और वहीं एसडीएम शिल्पा बेक्टे की माने तो चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं और जल्द ही नदी के साथ लगते ब्लैक स्पॉट पर पुलिस गश्त भी करेगी। है लोग कहीं सोचा वास्ते है कि लोगों ने बचाव भी है कहना उन्हें सुझाव वास्ते अच्छा है, ताकि कोई भी आदमी नदी में जाकर नहाए ना डूबने की कोशिश करें। इसलिए है प्रशासन ने जो चेतावनी दी है। देखिए सर, मेरी तो इतनी ही मांग है कि सूचना पट लगाना इनफ नहीं है। सूचना पट पे कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ के उसको अनदेखा कर देते हैं, ठीक है। तो जो लोग अनदेखा करते हैं उनके लिए प्रशासन को कड़ा कदम उठाते हुए यहाँ पर किसी पुलिस बल या किसी अन्य प्रकार की सिक्योरिटी यहाँ पर होनी चाहिए, ताकि लोग ना जाएँ नीचे। और जो लोग नीचे जाएँ उनके ऊपर फाइन लगाया जाए ताकि दोबारा ना जाएँ, क्योंकि हर साल यहाँ पर हर साल 1 या 2 लोगों की जान पक्का जाती है। जैसे ही नदी उफान पे होती है वो लोग नीचे जाके नहाते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट ज़्यादातर आप देखो, स्कूल के +1 +2 के और कॉलेज के, वो लोग आएंगे नहाएंगे और उनकी जान जानी ही जानी है। अच्छा कदम है, प्रशासनिक पहल की गई है कि जान माल की नुकसान ना हो पाए, पर हमें ये नहीं लगता कि ये सब कुछ ही काफ़ी है, इससे जान माल रुक ही जाएगी। पुलिस प्रशासन को चाहिए या प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उनको चाहिए कि इसका निरीक्षण भी हो, ऐसे तैसे 1 हफ्ते में 5 दिन में जब भी उनको ज़रूरी लगे तब निरीक्षण होना ही चाहिए। और ये मुश्किल काम भी नहीं है। जब भी प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं तो पेट्रोल होती है, रोड पेट्रोलिंग पे जाते हैं और पक्षी बचते भी हैं। अगर प्रशासन यही मानता है कि लोगों की जान भी उतनी कीमती है तो उनको कर लेना चाहिए कि पुलिस व्यवस्था करे, मुहाने पे लोग ना जाएं। और ये सारे लिंक्स पे नहीं है, कुछ गिने चुने पॉइंट्स हैं जहाँ पे बंदे नहाते हैं और पुलिस को पता है कि कहाँ नहाते हैं। हमने सारे जो विभिन्न विभाग हैं उनको उनके कर्तव्यों का वहन करने के बारे में आदेश दे दिए हैं। पीडब्ल्यूडी और रूरल डेवलपमेंट विभाग को हमने नोटिस जारी करने के लिए कहा हुआ है और साथ ही में सूचना पट लगाने के लिए कहा है। बरसात में सबसे ज़रूरी है लोग बिना बात के खड्ड, नदी, नालों में ना जाएं, क्योंकि वो कभी भी उफान पर आ सकते हैं और उससे जानो माल दोनों का नुकसान हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो हमारा पुलिस विभाग है उनसे भी हम आने वाले समय में लगातार पेट्रोलिंग करवाएंगे, ताकि जो लोग बिना अपना बुद्धि का प्रयोग किए नदी नालों में या दरिया की तरफ जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गीता ज्ञान संस्थान में गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और लगभग एक घंटे तक ये मुलाकात चली। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अनिल विज पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच शून्य हो उसके बारे में क्या बयान देना। आपको बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कुछ दिन पहले ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही भगवा और खड़ाऊ में नजर आएंगे।
राजनीति की बात की जाए तो प्रदेश सरकार में डेली वित्त घोटाले और आपने कल भी आरोप लगाए हैं, डेली नए नए घोटाले, प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं कांग्रेस, कल भी प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी का। ज्ञापन देंगे सारे डिप्टी। जिस व्यक्ति की राजनीतिक सोच शून्य हो उनकी जवाब नहीं दिया करता। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीतिक पार्टियों द्वारा ब्राह्मणों को साधने की कवायद काफ़ी तेज कर दी गई है। ब्राह्मणों को साधने में कोई भी पार्टी पीछे नहीं रहना चाहती है। जहां एक और बीजेपी राम जन्मभूमि शिलान्यास के बाद फूली नहीं समा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शिलान्यास के तुरंत बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लगवाएगी। उसके बाद से ब्राह्मणों के ऊपर शुरू हुई राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मौजूदा बीजेपी सरकार में सबसे ज़्यादा उपेक्षित ब्राह्मण हैं, जो मौजूदा सरकार से खासे परेशान हैं और ब्राह्मणों की हत्याएं, उनके ऊपर हुए हमलों को भी समाजवादी पार्टी मुद्दा बना रही है और सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि सरकार में अभी तक सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई हैं या उनके साथ अन्याय हुआ है। वहीं इस बात का जवाब देते हुए कन्नौज से बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर तंज कसा कि पहले अपनी सरकार का लेखा जोखा देखें कि उनकी सरकार में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई थी और कितनों की जमीनों पर अवैध कब्जे हुए थे। जब सपा सरकार उस समय न्याय नहीं दिला पाई तो आप केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए ब्राह्मणों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिमाचल के कुल्लू की सब्जी मंडियों में एकाएक टमाटर के दामों में भारी गिरावट आ गई है। एक सप्ताह पहले कुल्लू की विभिन्न सब्जी मंडियों में टमाटर 35 से 40 रुपए किलो तक बिक रहा था, लेकिन अब कुल्लू की सब्जी मंडियों में टमाटर की बोली 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक लगाई जा रही है और टमाटर के दामों में 50% की गिरावट से सैकड़ों किसान काफ़ी चिंतित नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि नासिक के टमाटर ने देश के विभिन्न मंडियों में दस्तक दी है और यही वजह है कि हिमाचल के टमाटर के रेट अब गिर गए हैं। टमाटर देखिए, टमाटर जो अभी नासिक और बेंगलोर का टमाटर लगभग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सभी मंडियों में आ चुका है। इसकी वजह जो टमाटर के रेट कम होने की वजह जो मेन वजह जो यही है। तब भी उत्तर मंडी में लगभग आज टमाटर लगभग 20 रुपये किलो के आसपास बिका। किसानों को आज की इस स्थिति में भी किसानों को मुझे लगता है कि 20 रुपये रेट भी रहे तो ठीक है। कितना टमाटर भी मंडियों में आ रहा है पहले के मुकाबले? पहले के मुकाबले जो टमाटर मंडियों में ज़्यादा ही आ रहा है, क्योंकि हाइट का टमाटर जो शुरू हुआ, लो हाइट का टमाटर किसी बरसात कम होने के कारण ख़राब फसल हो चुकी थी, मगर हाइट का टमाटर जो बिल्कुल फुल तैयारी पे मंडियों में आ रहा है। और काफ़ी टमाटर भुंतर मंडी में देखा जाए तो आज की डेट में कम से कम मेरे हिसाब से 7000 क्रेट टमाटर होगा। अक्सर देखा गया है कि किसानों की ये शिकायत है कि सब्जी मंडी में दाम अच्छे नहीं मिलते। क्या कुछ कारण है किसान की रेटिंग में ख्याल नहीं रखते, क्या कारण है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसानों को अच्छे दाम में, मगर हर कोई किसान संतुष्ट भी नहीं रहता। जिनके ग्रेड अच्छी नहीं रहती मुझे लगता है कि उनको
तो उनके रेट कम ही रहेंगे। अगर जिनकी ग्रेड अच्छी है तो उनको रेट अच्छे मिल रहे हैं और वो खुश भी है अपने दाम से। देखिए जी, पहले जो 35 से 40 के बीच में जो टमाटर का दाम था, अब जो अचानक जो है पता नहीं कौन सा पार्ट टूट गया, अब जो है 15 से 20 के बीच में टमाटर को उतार दिया एक दिन के अंदर। तो अब लोग जो है इससे अब लोग परेशान हैं, मेहनत काफ़ी होती है लोगों की, और 20 रुपये भी रहेगा तो वो भी ठीक ही है लोगों को। अब तो जो हाइट का माल है वो चल रहा है, बाकी लोअर बैच का तो खत्म ही हो रहा है। हरियाणा के सोनीपत में 4 अगस्त को नरेश नाम के व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसने जहर पीकर आत्महत्या कर ली थी। परिवारजनों ने गांव के ही तांत्रिक सुरेश पर धमकी और जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया है, और लेकिन 1 सप्ताह बीतने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं और तांत्रिक के साथ उसका बेटा भी फरार है। नरेश के परिवार की माने तो पुलिस केस को हल करने के बजाय उनके साथ बदतमीजी करती है। जिसकी दिनांक 3/8/2020 को कोई जहरीला पदार्थ खाने के कारण मृत्यु होगी, जिसमें एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें आरोप लगाया है कि सुरेश और उसका लड़का मेरी मौत के जिम्मेवार है। जो इनका एक प्लॉट के ऊपर कोई मैटर चला हुआ है, जिस संबंध में इनका पहले पंचायती तौर पे भी कोई आपस में बैठकर फैसला किया गया था। इस संबंध में जांच जारी है। जो भी आरोपी होगा उसको। सर, इसमें सुरेश क्या काम करता है? सुरेश के मंदिर में काम करता है। तांत्रिक है? नहीं, तांत्रिक नहीं, बाकी मंदिर में पुजारी वगैरह का ही काम करता है। तांत्रिक का तो हमें कोई ऐसा वो नहीं, बाकी मंदिर में रहता है। परिवार ने आरोप लगा कि तांत्रिक के विद्या का काम करता था, इसीलिए उसको परेशान किया गया। देखिए, जो जांच चल रही है, जो भी जांच में सामने आएगा आपको। सर, कितने दिन हुए मामला दर्ज हुए? मामला दर्ज 3 तारीख को 306 IPC का दर्ज किया जा चुका। कितनी टीमें बाबा के पीछे लगी हुई है अभी तक? इसमें सहायक उप निरीक्षक नरेश कुमार आए हुए हैं, उसकी मदद के लिए अन्य बीच में ऑफिसर। हिमाचल के नाहन में कालाअंब इलाके में एक स्टील फैक्ट्री में धमाका होने का मामला सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया और घायल व्यक्ति को उपचार के लिए PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। स्टील इंडस्ट्री के 2000 किलोग्राम LPG स्टोरेज में अचानक से लीकेज से जोरदार धमाका हुआ और इस दौरान यहां पहुंचा एक व्यक्ति इसकी चपेट में आ गया और इस अग्निकांड में तकरीबन 10 लाख रुपए का नुकसान आंका गया है। बहरहाल आग लगने की सूचना मिलते ही स्टेशन फायर स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। दीवार भी चटक दी है, कहीं नीचे गर्म है। हमें आज सुबह से 9:05 पे कालाम से दूरभाष द्वारा सूचित किया गया कि कालाम में SNS फैक्ट्री जो कॉरपोरेशन के आयरन फैक्ट्री हैं उसमें आग लगी है और सिलेंडर ब्लास्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ से दमकल टुकड़ी को मंगवाया। हमने सर्वप्रथम कालाम फायर चौकी को इसके बारे में इंटीमेट किया और उनको कहा कि आप तुरंत ही साइट पर पहुँच जाएँ। और यहाँ से भी 2 हमारे फायर टेंडर वहाँ कालाम गए हुए हैं, जिसमें एक CFT एक वाटर बोजर हैं और हमारे यहाँ के स्थानीय अधिकारी STO साहब भी उस टीम में खुद गए हुए हैं और यहाँ के 4 प्रशामक 2 ड्राइवर और एक अग्रसर प्रशामक STO हमारे जो अधिकारी यहाँ के वो भी साइट पे गए हुए हैं और अभी वहाँ पे काम जारी है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और वहीं प्राइवेट कोविड अस्पतालों में लापरवाही की खबरें भी सामने आ रही हैं। इस पर नागपुर के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने स्थिति साफ की है। मुंडे ने कहा है कि अस्पतालों का दौरा लगातार किया जा रहा है। जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं उनमें 80% सरकारी बेड हैं और 20% प्राइवेट। जिन अस्पतालों में गड़बड़ पाई गई है उन्हें नोटिस भी दिया गया है और सरकारी गाइडलाइंस का पालन न करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। जो प्राइवेट हॉस्पिटल हमने कोविड हॉस्पिटल बोल के डेजिग्नेट किए हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से बेड और रेट्स ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। जो कि कोविड की गाइडलाइन है उस हिसाब से और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो गाइडलाइन दी है 80% ऑफ द बेड्स आर रिजर्व एज अ गवर्नमेंट बेड्स एंड 20% आर देयर ओन बेड्स एज अ प्राइवेट बेड्स वेयर दे कैन चार्ज एज पर देयर पॉलिसी। बट एज फार एज 80% बेड्स आर कंसर्न on that they have to charge as per the regulations and rate decided by government of Maharashtra, which are displayed that is way back in the month of May, and accordingly order issued और वो ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने लगाना चाहिए।
हमें पता चला है कि 2 तरीके से वहाँ पे 2-3 चीज़ें हमने पाई है। अब तक मैंने 4-5 हॉस्पिटल हमने चेक किए, 5 हॉस्पिटल में दिए, उसमें से 3 ऑलरेडी चेक हुए, चौथा फाइनलाइज हुआ और 5वां चेकिंग चल रहा है। ये चलता ही रहेगा, हर एक हॉस्पिटल जो कोविड रहेगा और नॉन कोविड भी, उसके बारे में चेकिंग चल रही है। तो 80% बेड जो है वो गवर्नमेंट के बेड वो दिखाने में ऐसे दिखाते हैं कि वो जनरल बेड है, हालांकि ये सिचुएशन नहीं है। हर एक कैटेगरी की 80% है और वहाँ हमने ये बोला है कि हर एक बेड के ऊपर लिखिए ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट बेड है, और उस हिसाब से जो रेट डिसाइड किए हैं उसी हिसाब से रहेंगे। जो इंक्लूसिव आइटम है वो रेट में, उस पर यू कैनॉट चार्ज। जो एक्सक्लूसिव आइटम है वो भी, एक्सक्लूजन जो आइटम है वो भी रीजनेबल रेट से ही लगाना पड़ेगा, दे कैनॉट जस्ट चार्ज एनीथिंग। तो उनको हमने नोटिस दी थी, उसमें से जो पहला हॉस्पिटल था उन्होंने जो रिफंड नहीं दिया था इस बात का, जिसका डिपॉजिट लिया था, उन्होंने वो तो रिफंड दिया है, बाकी का भी हमने आज शाम तक बोला है कि उनको रिफंड। जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस बार कोविड-19 के चलते इस त्यौहार पर इस महामारी का प्रभाव देखने को मिल रहा है और इसके बावजूद भी पंजाब के बरनाला में भगवान कृष्ण, खाटू श्याम, लड्डू गोपाल की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने के लिए दुकानों पर जमकर खरीदारी की गई और इस बार भक्तों की तरफ से अपने घरों में ही मंदिर बनाकर के कान्हा का झूला सजाकर प्रभु कृष्ण को नई नई पोशाक से सजाया गया। लेकिन मंदिर में भीड़ न जुटे इसके लिए भी पुख्ता प्रबंध किए गए। कोविड-19 ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਰੈਸਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਰਾਊਂਡ ਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ, ਘਰ ਵਾਸਤੇ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਿੱਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਘਰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਬਾਹਰ ਲੜਕਾ ਖੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਮੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਸਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਰੱਖੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿਸ ਵਗੈਰਾ, ਮੁਕਟ ਵਗੈਰਾ, ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਰਜਨ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੀਐਸਪੀ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਐਸਐਚਓ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਗੁਰਮੇਲ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀਆਈਏ ਗੁਰਮੇਲ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ। ਵੀ ਆਰ ਆਲ ਹੇਅਰ ਟੂ ਗਰਾਊਂਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੋਵਿਡ ਹੈ। ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜੀ। 31 ਸਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੱਢੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟ ਹੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਸੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਡੈकोरेशन घट की। कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से ही लॉकडाउन लगाने के आदेश के साथ ही पूरे देश में सभी होटलों को भी बंद कर दिया गया था। हालांकि जून माह के अनलॉक फेज में कुछ नियमों और शर्तों के साथ प्रशासन ने होटलों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है और जनपद में अभी भी कुछ ऐसे बड़े होटल हैं जिन्होंने अभी तक होटलों को शुरू नहीं किया है और वाराणसी के मलदहिया स्थित HHI होटल भी पिछले 22 मार्च से लगातार बंद चल रहे हैं और जिसके विरोध में होटल के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। होटल के कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार के निर्देश के बाद भी होटल प्रबंधन जो है वो होटल नहीं खोल रहा है और जून माह से कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने यह कहा है कि जब भी होटल प्रबंधन से बात करने की कोशिश की जाती है वह बात करने को तैयार नहीं होते और कर्मचारी पिछले कई दिनों से होटल के बाहर बैठकर होटल खुलने का इंतज़ार करते हैं और पर प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे सारे कर्मचारी एकत्र हुए क्योंकि यहाँ मालिक की तरफ से जो उत्पीड़न हो रहा है, उनको वेतन नहीं मिलना,
कर्मचारियों का परिवार चलना मुश्किल हो गया। लोग आत्मदाह करने तक के लिए तैयार हैं, क्योंकि मांगे कुछ नहीं है, जो मिनिमम हो सकता है। हम लोग मालिक के ऊपर ये दबाव नहीं दे रहे हैं कि ये पेंडेमिक टाइम में वो हमको पूरी तनख्वाह दें। जो आंशिक तनख्वाह होती है जिससे हम लोगों का एक जीवन यापन चल सके, हमारे कर्मचारी जीवित रह सके, ताकि वो खुलने पर वापस से वो काम पे जा सके, ऐसी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं। कब से पैसा नहीं मिल रहा आपको लगभग? ये शुरू से ही ये लोग कुछ दे नहीं रहे हैं। अभी हम लोगों को 8 जून से होटल खुलने की जो सरकार द्वारा सूचना थी, उसमें भी इन्होंने कहीं कुछ की कार्रवाई नहीं की और न ही होटल खोले। ये बंद करके रखना चाह रहे हैं और हम लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। कुल कितने लोग लगभग आपके यहाँ जो काम करने वाले? हम लोगों के पेरोल पे कम से कम 50 आदमी। मसूरी में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते सोमवार को मसूरी देहरादून मार्ग पर रफानी मोड़ के पास सड़क का पुश्ता धंसने से बाधित हुआ मार्ग बुधवार को भी यातायात के लिए पूरी तरह से नहीं खुल पाया। और इस बारे में जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक देवेंद्र आसवाल ने ये बताया कि उस मार्ग पर दुपहिया और चौपहिया वाहनों की आवाजाही के लिए अनुमति दी गई है और बताया गया कि इस पर भारी वाहनों जैसे कि ट्रक, बसें और मालवाहक वाहनों के आने जाने पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया गया है। कोतवाल ने यह भी बताया कि मार्ग पर आवश्यक सेवाओं में शामिल पेट्रोल, डीजल और गैस सप्लाई के ट्रकों को प्रवेश के लिए अनुमति दी गई है। उन्होंने बताया कि लगातार हो रही बारिश के कारण जो रास्ते हैं वो धंस रहे हैं और जिससे वहां पर आने जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। बताया गया है कि रास्ते को पूरी तरह से खोलने के लिए लगभग 15 दिनों का समय लग सकता है और इस संबंध में अन्य संबंधित विभागों से भी संपर्क किया जा रहा है। देर शाम को जो है 5-6 बजे के आसपास जो है ये रोड धंसने की सूचना आई थी। उसके बाद हमने जो है ट्रैफिक रोक दिया था काफी हद तक मसूरी और राजपुर में जो है। लेकिन अब छोटे वाहनों के लिए चूंकि जो है छोटे वाहन निकल जा रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है बारी बारी से जो छोटे वाहनों को भेज रहे हैं, लेकिन बड़े वाहनों को हमने जो है बिल्कुल जो है मना कर दिया। बड़े वाहन कोई भी जो है इस रोड से होकर नहीं गुजरेंगे। उसके अलावा PWD भी लगातार यहाँ पे जो है इस पे जो है नजर रखे हुए हैं और वो लोग जो है इसका रिपेयरिंग कर रहे हैं। नीचे से पुश्ता वगैरह देने के बाद जो है इस पे जो है नजर रखी जा रही है। राजस्थान के जोधपुर जिले में देचू इलाके के लोड़ता गांव में पाकिस्तान से विस्थापित परिवार के 11 सदस्यों की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। इस परिवार की बेटी लक्ष्मी का बनाया एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें लक्ष्मी ने इस वारदात के एक दिन पहले ये वीडियो बनाया था और इस वीडियो में लक्ष्मी अपनी दर्द भरी दास्तां बता रही है और लक्ष्मी ने अपने वीडियो में एक डायरी का भी जिक्र किया है, जिसमें उसने कहा है कि वो डायरी में पुलिस और भाई केवल के ससुराल वालों का पूरा कच्चा चिट्ठा लिख रही है। हालांकि ये डायरी पुलिस को नहीं मिली है और पुलिस अधीक्षक राहुल बारहट के अनुसार घटनास्थल पर सुसाइड नोट ही मिला था और लक्ष्मी की लिखी डायरी के बारे में पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पाकिस्तान से जुल्म के कारण तंग होकर सन 2015 में इस देश भारत में आए। जोधपुर में आंगणवा गांव बाबूजी का मंदिर बस्ती में रहने लगे, मगर हम जिस दिन इस देश में आए उसी दिन से कुछ लोगों ने, जो लोग हमसे पहले पाकिस्तान से हमसे पहले आए हुए हैं, उन्होंने गहरी साजिश और प्लान मुताबिक हमारे साथ धोखा और जुल्म करना शुरू कर दिया। हर तरह का हमारे साथ जुल्म किया, हमको हर तरह से टॉर्चर किया। आखिर हमें किडनैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी, हमको तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने बहन बेटियों का भी इस्तेमाल किया। हम बचने के लिए जगह जगह पर मदद मांगते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। मजबूर होकर मैंने 27/8 सन 2018 में पुलिस कमिश्नर साहब को रिपोर्ट करी। फिर भी हमारे साथ जुल्म बढ़ता रहा। फिर मैंने मडोर थाने पर रिपोर्ट करी तो वो लोग मुझे धमकियां दे रहे हैं कि आप हम पर केस कर रही हो, हमारा सामना कर रही हो, हम कभी भी आपको नहीं छोड़ेंगे, आप पर भी झूठा मुकदमा करते हैं। फिर कहाँ जाओगी, कहाँ हमसे छुपोगी। फिर मैंने कल 2 बजे यूपी के शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा ने कथित रूप से कॉलेज प्रशासन द्वारा उत्पीड़न की वजह से आत्महत्या करने की कोशिश की है। छात्रा का कहना है कि कोविड में ड्यूटी के लिए हमने PPE किट की मांग की थी, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर तुम ड्यूटी नहीं करते हो तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। और बता दें कि एक वीडियो में भी एक बच्ची ने उसकी ड्यूटी में
कुछ समस्याओं के बारे में बताया है और वहीं एसपी अपर्णा गौतम ने ये कहा है कि हमने संज्ञान लिया है और प्रशासन उनकी जो भी मदद कर सकता है उस संदर्भ में आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने 17 दिसंबर 2020 को 19 को ज्वाइनिंग ली थी यहाँ। उसके बाद जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से हमने ड्यूटी के लिए बोला गया, हम ड्यूटी के लिए एग्री थे। उसके बाद हमने ये बोला कि जो गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट्स मिल रही हैं हमें पीपी किट वगैरह वो प्रॉपरली हमें दी जाए। तो यहाँ से हमें पेशेंट आया शाम को और फिर हमें शाम को फ़ोन जाता है, हमें कुछ पता नहीं होता है, हमसे डायरेक्ट कहा जाता है कि कल तुम्हारी मॉर्निंग ड्यूटी है, तुम्हें ड्यूटी करना है कोविड में। तो हमें कुछ तैयारी नहीं मिलती। तो हम सब बोलते हैं ना डॉक्टर होता है वहाँ, तो हम कहते हैं कि वहाँ कुछ तो हमें जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें मिलनी चाहिए। इसके लिए कहते हैं गवर्नमेंट ने ऐसा कौन सा रिक्वायरमेंट जो तुम निकाली जिसके लिए तुम लोग बहस कर रहे हो। इन्होंने हमसे कहा ड्यूटी तुम्हें करनी पड़ेगी। हमें बहुत सी धमकी दी गई। हमारे साथ में जो लड़के वगैरह लड़कियां थीं उनसे बोला गया कि तुम्हें हम गायब करा देंगे, गोली मार देंगे अगर तुमने ड्यूटी नहीं की। ऐसा किसने कहा? ऐसे यहाँ के आर्या सर हैं, प्रिंसिपल सर वगैरह हुए, उन सब ने ये सब बोला कि हम यहाँ पे मतलब हमारा क्या पावर है और तुम्हारी औकात क्या है जो तुम हमसे बात कर रहे हो इस बहस में। फिर उन्होंने हमसे संडे को हमारा खाना बंद कर दिया, मैस में लॉक डाल दिया और वहाँ की गार्ड से बोला अगर ये स्टाफ ड्यूटी करने से तैयार होता है तो इनका खाना खिलाया जाएगा, नहीं तो इनका। वीडियो में एक बच्ची द्वारा ये बताया गया कि उसकी ड्यूटी में कुछ समस्याएं आ रही हैं और उस समस्याओं का समाधान वो चाहती है। उसके द्वारा ये वीडियो वायरल होने पर तत्काल हमारे द्वारा इसको संज्ञान लेते हुए जितना भी उनका समस्याएं हैं और जो भी प्रशासन मदद उनकी पूरी कर सकता है उस संदर्भ में अभी हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें जो भी एमिकेबल सॉल्यूशन होगा वो निकाला। अपराधी कितना ही शातिर और चालाक क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती छोड़ देता है जिससे पुलिस उन तक पहुंच जाती है और उन्हें पकड़ लेती है। ऐसा ही किया है झांसी की मऊरानीपुर पुलिस ने, जहां पर पुलिस ने महिला समेत 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ी गई महिला पहले लिफ्ट के बहाने से धोखे से पहले राहगीरों को अपने साथ ले जाती है और इसके बाद साथियों के साथ अपहरण कर उसके परिवार से मोटी रकम मांगती थी। पुलिस ने उन सभी लोगों के पास से कई मोबाइल भी जब्त किए हैं और कुछ अन्य सामान भी बरामद किया है। ये ग्राम एवनी का एक लड़का है जिसके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसको तो महिलाओं द्वारा जाल में फंसा के और एक जगह लेके गया गया थे और जहाँ 3-4 लड़कों ने इनका मोबाइल बनाया, फोटो बनाया और इनसे ज़बरदस्ती पैसे छीना। इस सूचना पर टीम एकत्रित की गई और चारों तरफ से ये सूचना पर लोगों ने 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित बंगाल सफारी पार्क से अच्छी खबर सामने आई है और बाघों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ उसके बाद से बाघों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और बंगाल सफारी पार्क की बाघिन शीला ने 3 शावकों को जन्म दिया और वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बाघिन और तीनों शावक पूरी तरह से स्वस्थ हैं और इसी के साथ अब पार्क में बाघों की संख्या 7 हो गई है। और आपको बता दें कि पहली बार शीला ने बंगाल सफारी पार्क में ही 11 मई 2018 को 3 शावकों को जन्म दिया था। तीनों शावकों का नाम मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कीका, रिका और ईका रखा था, लेकिन जन्म लेने के 5.5 महीने के अंदर ही बंगाल सफारी पार्क में ईका की मौत हो गई थी। बुलंदशहर की मध्य गंग नहर में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतका के मुंह पर चोट के कई निशान हैं और पुलिस हत्या कर शव गंग नहर में फेंके जाने की आशंका जता रही है, लेकिन अभी तक मृतका की शिनाख्त नहीं हो सकी है। नैनीताल के भवाली में एक घर के अंदर सांप दिखने के बाद सनसनी फैल गई। पीड़ित जगदीश चंद्र जोशी के परिवार वालों ने वन विभाग को सूचित किया। परिवार के लोगों ने घर से बाहर भागकर अपनी जान बचाई। विभाग ने
नैनीताल से स्नैक कैचर निमेश दानू को किंग कोबरा का रेस्क्यू करने के लिए भेजा। बेहद जहरीला किंग कोबरा सांप 12 फीट लंबा था, जिसे देखकर के क्षेत्र के लोग दहशत में आ गए और गनीमत रही कि परिवार के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा। स्नैक कैचर निमेश दानू ने सफलतापूर्वक कोबरा को पकड़ लिया और उसे घने जंगल में छोड़ दिया। ये कल सांप हमारे भवाली मार्केट में मिला। भवाली मार्केट में जगदीश जोशी जी हैं, उनके घर में पहले उनके लॉन में मिला, उसके बाद क्या कहते हैं घर पे मिला है। उसके बाद हमने इसको रेस्क्यू करा, बड़ी आसानी से रेस्क्यू भी हो गया। और क्या कहते हैं उसके बाद इसको हमने महेश खान के जंगल में ऊपर महेश खान के बंगले से नीचे आके इसको जंगल में छोड़ा है। और ये आपके वैसे एक्चुअल हाइट जो है उसकी हमने जब नापी छोड़ते वक्त तो वो 14 फीट का मिला है, और वैसे हमने अभी इसकी एक्चुअल हाइट 12 फीट। मधुबन आश्रम में सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन लगाई है, जिससे मंदिर में आने वाले भक्त बिना हाथ लगाए अपने हाथों को सैनिटाइज कर सकें। और मशीन लगाने पर आश्रम के स्वामी परमानंद ने निजा संस्था की महिलाओं का आभार जताया है। और बता दें कि कोविड-19 के इस दौर में एक निजी संस्था की महिलाएं स्कूलों, बैंकों और आश्रमों में सेंसर युक्त सैनिटाइजर मशीन लगा रही हैं। और ख़ास बात यह है कि आगे करते ही हाथ खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाएंगे। और निजी संस्था की अध्यक्ष सलोनी गोयल ने ये बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए क्लब की महिलाएं लगातार प्रयास कर रही हैं और बस लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। पर सैनिटाइजर मशीन लगाई है, सेंसर्ड ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन। ये मेरी बहन की बेटी के बर्थडे के उपलक्ष्य में भी बहन ने लगवाई है मधुबन आश्रम में। कृष्ण जन्माष्टमी पर जैसे यहाँ पर भक्तजनों का आना जाना लगा रहता है, कोरोना महामारी के होते हुए लोगों को सैनिटाइज करने के लिए, सैनिटाइज भी कोरोना से बचने का बहुत बड़ा उपाय है, इसलिए भक्तजनों को बचाने के लिए सैनिटाइजर मशीन लगवाई गई है कि जिससे कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में उनकी बेटी को कृष्ण भगवान की विशेष भी मिल जाए, उनको उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। तो हमारी इनविल बहनों का ये हमेशा प्रयास रहता है कि जहाँ पर भी जिस चीज़ की भी नीड है उसको हम पूरा करते रहें। और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार जैसे पूरे विश्व में बहुत जोर शोर से मनाया जाता था, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के होते हुए मंदिरों में बहुत कम मनाया जा रहा है। ऑनलाइन ही दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन ही इनके कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। हरियाणा के रेवाड़ी में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और नगर के निवासी 40 वर्षीय डॉली स्कूटी पर सवार होकर अपनी दुकान की तरफ जा रहा था। इतने में आवारा सांड तेज रफ्तार से आते हुए उससे टकरा गया, जिसमें उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। और हादसे के बाद से ही पूरी मार्केट में मातम पसर गया है। वहीं दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान भी बंद कर दिए हैं। और हादसे के बाद मृतक डॉली को पड़ोसी दुकानदार एक निजी अस्पताल में लेकर के गए, जहां पर उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। मेरा नाम फूल सिंह है। मैं खटरा चौक पर रहता है, मेरी दुकान है। हमने हादसे को देखा है कि अंकल आ रहे थे, दोनों अंकल इधर से लड़ते आ रहे, इधर से झाड़ा हो रहा था लड़के का। जैसे उसकी भयानक टक्कर हुई, वो पड़ते उसको होश ही नहीं आया, उसको खून निकल भारी खून गया ऐसे। और आए दिन ये गाय आकलों से ऐसी घटनाएं हो रही है। सरकार को चाहिए इनके ऊपर लगाम लगाई जाए, नहीं तो ऐसे हादसे होते रहेंगे जब तक इन गाय आकलों का इंतजाम नहीं किया गया। तो इस तरह के हादसे होते रहेंगे। मतलब भय बना हुआ भय क्या उतना बड़ा हुआ है, बच्चों या तो शुक्र के बच्चे नहीं थे, यहाँ पर महिला ही नहीं थे, और न जाने कितने लोग मारे जाते इसकी आड़ में। भाग के आ रहे थे दोनों आकल, और वो तो शुक्र है एक लड़के उस पर आ पड़ी, वो बेचारा से भी मारा गया। हमने उसको उठाया भी, इसमें तो जान नहीं रही, मेरे खून भी लग गए थे मेरे कपड़ों के। हमने उसको उठाया भी, लेकिन वो जो उसने सब छोड़ दिया था पड़ते ही, उसके तो इतना खून निकल रहा था मुँह कान से भी और यहाँ से सर से भी। शहर के अंदर ये ऐसे आवारा जो पशु ढूंढ रहे हैं, इनके लिए सरकार ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये डर का सा माहौल सा बना हुआ है इसके अंदर, समाज के अंदर, मोहल्ले के अंदर भी बहुत ज़्यादा माहौल बना हुआ है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए, मेरा ये कहना है। मार्केट भी पंजाबी मार्केट है, आवाजाही का भी बहुत ज़्यादा है। महिलाओं का आना जाना रहता है। हिमाचल के हमीरपुर से कोरोना संकट में भी अच्छी खबर सामने आई है। अभिनव कलाकार कल्याणी सिंह ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन आईवा मिसेज इंडिया और
क्वारंटीन क्वीन 2020 से प्रतियोगिता करवाई है ताकि महिला सशक्तिकरण और महिलाओं की प्रतिभा को निखारा जा सके। हमीरपुर जिले की पूर्णिमा जम्वाल ने पूरे देश में थर्ड रनर अप का स्थान हासिल किया है और पूर्णिमा जम्वाल ने मीडिया के सामने अपनी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर की है। और उपलब्धि हासिल करने वाली पूर्णिमा पेशे से अध्यापिका हैं। मैं पूर्णिमा कुमारी हूँ, हिमाचल हमीरपुर से, और मैं हिमाचल से एक ही कॉन्टेस्टेंट थी। और आईवा जो है ये एक एनजीओ है जो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है अपने टैलेंट को आप सभी के सामने लाने का। आईवा है एक इनोवेटिव आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन महाराष्ट्र में, जिसके डायरेक्टर हैं मिसेस दलजीत कौर जी, और इसके जो हेल्प करते हैं उनकी वो है अमर सिने प्रोडक्शन। तो ये एक लाइव फर्स्ट वर्चुअल पेजेंट था पूरे वर्ल्ड में, मिसेस इंडिया और क्वारंटाइन क्वीन 2020, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। इसमें पूरे देश से, पूरे भारत देश के विभिन्न हिस्सों से 600 एंट्रीज जो हैं वो सामने आई और उनमें से केवल 20 फाइनलिस्ट जो हैं चुनी गई, जिसमें से हिमाचल में सिर्फ मैं ही यहाँ को रिप्रेजेंट कर रही थी। और ये जो कंपटीशन है ये 20 जुलाई से 2 अगस्त तक चला, जिसमें हमारी ग्रूमिंग क्लासेस भी हुई। उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग में बहुत सारे जो एक्सपर्ट थे, योगा एक्सपर्ट, ब्यूटी एक्सपर्ट, मेकअप एक्सपर्ट और कुछ मोटिवेशनल स्पीकर भी आए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि पूरे हिमाचल वासियों ने, वोटर्स ने मुझे क्वारंटाइन क्वीन जो सिर्फ एक बार ही होना था लॉकडाउन की वजह से, उसमें मुझे 4th पोजीशन मिली है। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. भारत की कोरोना वायरस से जंग। आपको चाहिए पूरी जानकारी के लिए भरोसेमंद जरिया। जानकारी जो अफवाहों पर ना हो। 24 घंटे 7 दिन लगातार सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन